Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. माताजी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। आज बच्चों एमकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेने जा रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट अकाउंट का लास्ट टॉपिक है बच्चों, इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। यानी वेरिएंसेस आपने बच्चों काउंट करना सीखा टीवाई में, उसके बाद उसको रिकंसिल करना सीखा। अब ये टॉपिक के अंदर बच्चों वेरिएंसेस नेगेटिव या पॉजिटिव क्यों आया उसको इंटरप्रिटेट यानी इन्वेस्टिगेट आपको करना है। नाउ वी आर टेकिंग इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस मेथड्स। अब बच्चों आपको एक बार वेरिएंस नेगेटिव आया, फिर उसका आप कैलकुलेशन इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, तो उसकी 3 मेथड आपके सिलेबस में बच्चों। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड मेथड है जिसमें इन्वेस्टिगेशन का खर्चा कितना होता है वो आपको काउंट करना है। अब आपके सामने आ रही है बच्चों फर्स्ट मेथड जो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट मेथड। ये मेथड को बच्चों कंपेयरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट मेथड ऐसा कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है C लेस देन ब्रैकेट में 1 माइनस पी एल। यानी बच्चों पूरे फॉर्मूला में C P यानी L का मीनिंग आपको समझना है। जहां C का मीनिंग आप देख सकते हो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, P का मीनिंग है बच्चों प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज अनकंट्रोलेबल, यानी वेरिएंस आपके कंट्रोल में ना हो उसका मीनिंग होता है P, ब्रैकेट में प्रोसेस इज कंट्रोलेबल। 1 माइनस पी का मीनिंग है बच्चों प्रोबेबिलिटी दैट द वेरिएंस इज कंट्रोलेबल, प्रोसेस इज अनकंट्रोलेबल। एज अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू बताओ बच्चों, तो आप P का मीनिंग याद रखो, उसका रिवर्स मीनिंग होगा 1 माइनस पी। P का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज अनकंट्रोलेबल, यानी वेरिएंस का जो भी आंसर है वो आपके कंट्रोल में ही ना हो या प्रोसेस कंट्रोल में हो। तो 1 माइनस पी का उल्टा है बच्चों, आपका वेरिएंस प्रोबेबिलिटी कंट्रोल होगा, प्रोसेस अनकंट्रोल होगा। इसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एल। एल का मीनिंग है नेट बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन करने से जो आपको चोखा फायदा होगा, नेट बेनिफिट फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन एंड कंट्रोल एक्शन, जिसका फॉर्मूला है टोटल बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एक्शन। टोटल बेनिफिट में जो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का खर्चा हुआ है वो लेस करोगे बच्चों, तो आपको नेट बेनिफिट रिसीव होगा। लास्ट में एक वर्किंग नोट, इफ C is less than net benefit then only variance should be investigated। यानी ये जो फॉर्मूला के अंदर आप जो वर्ड है C 1 माइनस पी एल रखोगे बच्चों, तो अगर C की वैल्यू 1 माइनस पी एल से कम आएगी तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का खर्चा हमेशा बेनिफिट से लेस होना चाहिए। तो सिंपल फॉर्मूला यूज करके बच्चों ये सारे वर्ड यूज करेंगे तो आपको एकदम सिंपली ये कैलकुलेशन आ जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग सेकेंड मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, जिसके अंदर बच्चों सिंपल फॉर्मूला मेथड है जैसे आपने फर्स्ट में देखा। सेकंड, इफ एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स इन ब्रैकेट EV is to be found the following formula be used। अगर आपको बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स EV फाइंड करने का बोला हो तो आपको नीचे का फॉर्मूला यूज करना है। EV एक्सपेक्टेड वैल्यू इक्वल टू 1 माइनस पी ब्रैकेट में L माइनस C माइनस PC, जिसके अंदर सारे वर्ड बच्चों फर्स्ट मेथड के जो फॉर्मूला थे उसके यूज हो रहे हैं। L का मीनिंग है नेट बेनिफिट, C का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, P का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल। तो ये पूरे फॉर्मूला में बच्चों आप ये 1 माइनस पी एल सी पी सी जो आपको एग्जांपल में दिया होगा वो सारे वर्ड रखोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा अगर वो प्लस में आए तो आपको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। नोटिंग नीचे देख सकते हो, इफ द आंसर इज पॉजिटिव द वेरिएंस शुड बी इन्वेस्टिगेटेड, ऐसा आपको आंसर में नोट डाउन करना है। नाउ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस के अंदर बच्चों लास्ट मेथड देखने जा रहे हैं, थर्ड मेथड, जिसका यूज बहुत ही कम होता है बच्चों। ये स्पेशली कोई पर्टिकुलर एग्जांपल में इंफॉर्मेशन हो तभी यूज होता है। मेथड नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ कीपिंग प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल इज गिवन। आपको ऐसा वर्ड दिया हो बच्चों कीपिंग प्रोसेस आउट ऑफ कंट्रोल, देन फॉलोइंग फॉर्मूला शुड बी यूज्ड। तब आपको नीचे का फॉर्मूला यूज करके बच्चों इन्वेस्टिगेशन करना है। पहला वर्ड है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट।
इन्वेस्टिगेशन करने का एक्सपेक्टेड कॉस्ट साइड में है बच्चों, माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, इन्वेस्टिगेशन करने का खर्च और नहीं करने का खर्च गिनना है। नीचे इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट का फॉर्मूला है बच्चों, P ब्रैकेट में C प्लस 1 माइनस P ब्रैकेट में C प्लस M। इस तरफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का खर्चा है बच्चों PC प्लस 1 माइनस P ब्रैकेट में इंटू L। यानी दोनों फॉर्मूला के अंदर बच्चों वैल्यू डालनी है। एक तरफ आपको लेफ्ट साइड इन्वेस्टिगेशन का कॉस्ट मिलेगा, एक तरफ आपको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का कॉस्ट मिलेगा। दोनों में से जिसमें फायदा हो बच्चों वो मेथड हमें अप्लाई करनी है। यहाँ नया वर्ड है बच्चों M। M का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ करेक्टिव मेजर और L का मीनिंग है टोटल बेनिफिट। यहाँ आपको C इक्वल टू 0 लेना है, कारण इन्वेस्टिगेशन नहीं करने का खर्च हो तो बच्चों उसमें C का वैल्यू रखना नहीं है, खाली फॉर्मूला में वर्ड लिखोगे C, वैल्यू रखोगे 0। तो एक सिंपल 3 फॉर्मूला है बच्चों। कई बच्चों को अगर सर ये कैसे वर्ड है आज तक हमने देखा नहीं, तो जरा भी टेंशन मत लो बच्चों। ये 3 फॉर्मूला में से पहले 2 मेन फॉर्मूला है जिसका यूज बार बार एग्जाम्पल में कैलकुलेशन में होगा। जैसे जैसे आप बच्चों एग्जाम्पल देखोगे 5-5, 7-7 मिनट के समझे उतना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। जय माता जी और डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स ग्रुप ट्यूशन। अब बच्चों आज से जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, लेक्चर एंटर होने जा रहा है, वो मोस्ट प्रोबेबली दिवाली के बाद ऑफलाइन होने वाला था। पर आप लोगों ने देखा होगा बच्चों, गुजरात यूनिवर्सिटी जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें रिजल्ट डेट दिया, पर एमकॉम सेमेस्टर 3 के एग्जाम सबसे पहले लगा दिए 8 दिसंबर। अब बच्चों दिवाली के पहले भी 10-15 दिन बचे हमारे पास। हमें पता नहीं है कि 8 दिसंबर एग्जाम होगी कि नहीं होगी, पर ये लोग का तो आपको माइंड पता है ना, यूनिवर्सिटी कभी भी डिसीजन बदल देती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक आध वीक एग्जाम लेट होगी बच्चों, पर लेट ना हुई तो आपको लॉस ना हो, इसलिए आज बच्चों एक एक्स्ट्रा टॉपिक जो दिवाली के बाद दे रहा था अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे लास्ट में आपको बर्डन ना पड़े। अब बच्चों टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पूरा सिलेबस आपको समझा देता हूं। एमकॉम सेमेस्टर 3 के अंदर बच्चों जो मैनेजमेंट अकाउंट टॉपिक है, मैनेजमेंट अकाउंट 1, उसके अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले यूनिट 1, ठीक है। यूनिट 1 में पहला है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट का बेसिक थियरी, ठीक है, जो ऑलरेडी पावर पॉइंट के अंदर निखिल सर ने थियरी में समझा दिया, हो गया है। साथ में बच्चों अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंसेस, जो लास्ट वीक में आपने कंप्लीट किया, ठीक है, यानी पहला यूनिट आपका पूरा हो गया। उसके बाद है बच्चों यूनिट नंबर 2, पूरा आइडिया दे रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। उसमें बजट है, थियरी, उसके बाद है बच्चों टाइप्स ऑफ बजट, ये भी हो गया है, सम, और उसके बाद बच्चों एक एक्स्ट्रा टॉपिक करवाया था हमने फ्लेक्सिबल बजट, जिसके भी सम्स आपके हो चुके हैं। उसके बाद है बच्चों यूनिट नंबर 3, ये आपको आइडिया दे रहा हूं। यूनिट नंबर 3 के अंदर बच्चों वेरिएंस एनालिसिस, जो सबसे लंबा टॉपिक, यानी रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये हो चुका है। अब बच्चों उसके साथ आप देख सकते हो अकाउंटिंग फॉर वेरिएंसेस है। अकाउंटिंग के अंदर बच्चों आपको 25 अकाउंट बनाने, जैसे मटेरियल कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड, सेल्स ओवरहेड, जो सेमेस्टर 1 में सीखा था। तो ये टॉपिक में से बच्चों लास्ट 5 साल में एक बार सम आता है, एक बार थियरी आती है, और मोस्टली ऑप्शन में निकल जाता है। तो अभी बच्चों जो 8 दिसंबर डेट आई है उसको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक हम लोग ऑप्शन में रखते हैं, क्योंकि 99% तो लास्ट 10 साल में क्वेश्चन ही नहीं आया, एक आध बार मार्ड है। तो ये बच्चों आपको वेस्ट किए भी ना, इसके ऊपर फोकस करने का बता रहा हूं। हां, फिर लास्ट में एग्जाम जाएगी, पीछे टाइम बचेगा तो हम करेंगे। और उसके बाद है बच्चों यूनिट नंबर 4, इसके अंदर है इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन, हैवी टॉपिक जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। क्लियर हो रहा है बच्चों? यानी दिवाली के पहला मेरा टारगेट है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंट आपका कंप्लीट हो जाए। फाइनेंशियल अकाउंट ऑडिट है, उसमें भी 2 यूनिट निखिल सर ने थियरी के चला दिए, बाकी के यूनिट की तैयारी चालू है। क्लियर हो गया बच्चों? आपका खाली एक ऑप्शनल टॉपिक मैंने बाकी रखा है, वो ड्यू टू टाइम लिमिट रहेगी, बाकी हम करवा देते हैं, ठीक है। एग्जाम पीछे जाएगी तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। चलो बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं बच्चों, टाइम वेस्ट मत करना। दिवाली के बाद गिनती करो तो आपके पास मात्र 2 वीक रहेंगे, ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। अब 23 नवंबर हम स्टार्ट करने वाले, तो उसकी जगह आप लोग का ट्यूशन स्टार्ट होगा 19 नवंबर को। अगर 19 नवंबर को सुबह स्टार्ट करो और लगातार 2 घंटे लूंगा, तब आपका 7 दिसंबर तक कोर्स पूरा होगा। भगवान को प्रार्थना करो, कोविड की पोजीशन है, कोरोना की स्थिति है बच्चों, तो जनरल ऑप्शन आ जाए या फिर थोड़ी एग्जाम लेट हो, आपको भी पता है उसके कारण थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब है। अब कई बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि मास प्रमोशन हो जाएगा, एग्जाम नहीं होगी, वो लोग यहाँ मार खाएंगे बच्चों। तो आप लोग तैयारी चालू रखना, दिवाली का पूरा वीक आपको लेक्चर चालू रहेंगे, खाली दिवाली के 3 दिन हम लोग लेक्चर नहीं देंगे, पर जितना आपको कवर करवा रहे हैं। चलो बच्चों, इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस, ये टॉपिक की पावर पॉइंट थियरी आपने आगे देखी बच्चों।
तो ये टॉपिक किससे रिलेटेड है बच्चों? तो वेरिएंस से जुड़े हुए 4 टॉपिक मैंने बोला था। पहला आपने देखा वेरिएंस एनालिसिस एंड रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट, सेकंड देखा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वेरिएंस और थर्ड इंटरप्रिटेशन। और वेरिएंस का मीनिंग तो आप सबको पता है बच्चों, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपका वेरिएंस एक्चुअल और एस्टिमेटेड कॉस्ट में डिफरेंस दिखाता है तो वो अनफेवरेबल होगा, या अगर अच्छा डिफरेंस हो तो प्लस में आएगा पॉजिटिव। अब वेरिएंस दिखाया बच्चों, क्यों आया? आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस आया -1 लाख, तो 1 लाख क्यों आया? तो उसके पीछे कौन जवाबदार है? परचेज डिपार्टमेंट जवाबदार है, बाजार में जो मटेरियल की प्राइस है वो रिस्पांसिबल है, या फिर आपके वर्कर भंगार जिन्होंने मटेरियल ज्यादा यूज किया। तो बच्चों यहाँ आपको इन्वेस्टिगेशन करना है कि क्यों वेरिएंसेस माइनस में आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बच्चों सिंपल 3 मेथड है जिसके फॉर्मूला मैंने आपको दिखाया है, वो फॉर्मूला यूज करके आपको बताना है कि भाई इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए कि नहीं, वेरिएंसेस ની તપાસનો खर्च करवो कि नहीं, डिसीजन लेवल। बहुत ही प्यारा टॉपिक और छोटा टॉपिक है बच्चों, इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ वेरिएंसेस। आगे जो थियरी के फॉर्मूला आपको ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कंपलसरी यूनिट है बच्चों, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और चौथा यूनिट कंपलसरी है बच्चों, पेज नंबर 24 मैं लेने जा रहा हूं बच्चों सम नंबर 1। यूनिट कौन सा है बच्चों? यूनिट 4। In a company, adverse material usage variance of 70-100 ટેક્સ્ટ બુક લઈ લેજો, ફૂલ સ્કેપ બુક અને કેલ્સી જોડી રાખજો, બેદરકારી રખાવી નથી, જેવું લેક્ચર પતે તરત નોટિંગ કરી લેજો બચ્ચો, એક્ઝામ સામે નહીં है। In a company, adverse material usage variance 70-100 material usage variance बच्चों 70-100 माइनस में आया है। The cost of investigation, the variance would be ₹1500। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन करो भाई કેમ માઈનસ માં આવ્યો, તો એનો તપાસનો ખર્ચ છે ₹1500। कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन का खर्च भी 1500 है आगे। इफ द वेरिएंस गोस टू बी कंट्रोलेबल वुड बी 1800। अगर आपको वेरिएंस और माइनस में उसको कंट्रोल करना हो, रिपेयर करना हो, खर्च कम करना हो, तो उसको कंट्रोल करने का खर्चा 1800 है। इट इज एस्टिमेटेड दैट द सेविंग्स व्हिच वुड बी अर्न फ्रॉम करेक्टिंग द वेरिएंस इफ इट वर कंट्रोलेबल वुड बी 8000। अगर आप वेरिएंस को कंट्रोल करते हो तो टोटल बचत होगी, आपको बेनिफिट होगा 8000 रुपए। The probability, એટલે સંભાવના that the variance is uncontrollable, variance uncontrollable आने के chances है 0.4%। State whether variance should be investigated or not। अब आपको variance investigation करना चाहिए कि नहीं वो आपको बताना है बच्चों। चलो सबसे पहली मेथड है कंपैरिजन। पहली मेथड लिख रहा हूं, मेथड नंबर 1 कंपैरिजन of cost, comparison of cost, comparison of cost, comparison of cost of investigation, नाम सेट कर रहा हूं बच्चों आपके लिए, and net benefit method। इसे क्या कहा जाता है? कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट मेथड। ये नाम याद रखें बच्चों तो भी चलेगा। फॉर्मूला इसका C लेस देन 1 माइनस PL। तो बोले सर तो सब मैथ्स जैसा फॉर्मूला है। हाँ सही बात है बच्चों। तो हर एक का मीनिंग समझा तुम? हियर C इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तपासनो खर्च, और उसके बाद 1 माइनस पहले P ले लेते। चलो P का मीनिंग बच्चों, उसके बाद 1 माइनस P और उसके बाद है L। चलो जो हर एक वर्ड का मीनिंग देते हैं। P का मीनिंग है probability that variance is uncontrollable, process control में और probability that variance is uncontrollable। अब बच्चों 1 माइनस P में क्या रखोगे? जो सेंटेंस है उसका उल्टा, probability that variance is controllable, process uncontrollable। ये भाषा बच्चों याद रखनी होगी। और L का मीनिंग है बच्चों नेट बेनिफिट। अब नेट बेनिफिट क्या होता है? टोटल
माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। अब बच्चों ये पहली बार आपको हॉट लगे सर वो तो શું લખો આ 50 વાર આખા ચેપ્ટરમાં આગળ ગયા હતા બરાબર। જુઓ C એટલે કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, P એટલે પ્રોબેબિલિટી ધેટ વેરિયન્સ અનકન્ટ્રોલેબલ, વેરિયન્સ કંટ્રોલમાં ના હોય તો ઓટોમેટિક 1 - P એટલે વેરિયન્સ કંટ્રોલમાં હોય। ગમે તે યાદ રાખો બચ્ચો વિઝ્યુલાઇઝેશન। L એટલે નેટ બેનિફિટ ટોટલ બેનિફિટ માઈનસ કોસ્ટ ઓફ કરેક્ટિવ એક્શન। ચાલો બચ્ચો વેલ્યુ ડાલે। હવે હું દાખલો વાંચું છું, સમ વાંચું ને એમાંથી સેટિંગ કઈ રીતે કરું છે જો। ચાલો in a company there was a adverse material usage variance 7200, material નો variance minus માં 7200। the cost of investigation should be 1500। cost of investigation कितना है? C का वैल्यू है बच्चों 1500। चेक करूं मैं, एकदम सही है। चलो उसके बाद सेकंड लाइन, if the variance proved to be controllable would be rupee 1800। cost of corrective action बच्चों 1800। cost of corrective action यहाँ रखेंगे 1800। आगे जाते हैं, it is estimated that savings which would be earned from correcting the variance if it were controllable would be rupees 8000। टोटल बेनिफिट कह सकते हैं बच्चों इसे 8000। भाषा समझो, 8000 में से बच्चों 1800 लेस करो, 7000 में से 800 ले गया 6200। चेक कर लेते बच्चों हमारी कोई गलती हो रही है कि नहीं। चलो एकदम सही है बच्चों। चलो उसके बाद लास्ट लाइन, the probability that variance is uncontrollable 0.4। बोलो अनकंट्रोलेबल का मीनिंग ये p की वैल्यू है 0.4, तो ऑटोमेटिक 1 - p कितना होगा? 1 - 0.40 इक्वल टू 0.60। ठीक है। अब बच्चों एकदम इजी है, मैं इसको फॉर्मूला में सेटिंग करूं, बराबर ध्यान से देखना बच्चों। चलो अब मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं। c की जगह पे इन्वेस्टिगेशन का खर्चा 1500 लेस देन ब्रैकेट में 1 - p એટલે 0.60 અને l એટલે ચોખ્ખો બેનિફિટ 6200। 1500 લેસ દેન મલ્ટીપ્લાય કરો તો બચ્ચો 6200 ને 0.60 જોડે મલ્ટીપ્લાય કરશો બચ્ચો એટલે 3720 આવશે। अब यहाँ देखो बच्चों 1500 लेस देन 3720 है, आ सेंटेंस पूरा થાય છે इन्वेस्टिगेशन का खर्चा टोटल बेनिफिट से कम है। हाँ है, तो हमें आंसर में क्या लिखना है यहाँ? इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन, इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। क्लियर हुआ बच्चों? अगर ये जो खर्चा है इससे ज्यादा होता, सपोज 5000 होता, तो मैं बोलता कि तपास का खर्चा ज्यादा बच्चों तो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए। आ सेंटेंस पूरा हो गया, 1500 लेस देन 3720 है, हाँ तो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अब बच्चों मेरे पास कोई टोटल के लिए नहीं है, क्लास में तो आप लोग कर दे, इसलिए मैं चेकिंग कर लेता हूँ कि आंसर सही है कि नहीं। C P 1 - P आंसर एकदम सही है बच्चों। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू बेनिफिट मेथड बच्चों सेकंड मेथड लेने जा रहा हूं, बराबर ध्यान देना। अब आपको एग्जांपल में ना बुलाओ तो दो मेथड से आपको आंसर करना है। एक्सपेक्टेड वैल्यू बेनिफिट मेथड, एक्सपेक्टेड वैल्यू को शॉर्ट में बोला जाता है EV। चलो बच्चों जिसका फॉर्मूला है EV इक्वल टू, फॉर्मूला में कोई गड़बड़ ना बच्चों देख लेते हैं, 1 - p ब्रैकेट में L - c, उसके बाद बच्चों -pc, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। EV इक्वल टू 1 - p L - c -pc। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों, हाँ एकदम सही है। चलो अब बच्चों एक्सपेक्टेड वैल्यू के अंदर अमाउंट रखते हैं। 1 - p का मीनिंग क्या लोगे? 0.60। L का मीनिंग नेट बेनिफिट 6200 माइनस C यानी इन्वेस्टिगेशन का खर्चा 1500 माइनस P એટલે 0.40 અને C એટલે ફરી 1500। चलो सेटिंग करो बच्चों। 0.60 6200 में से 1500 गया, 6200 में से 1500 जाएगा बच्चों तो रहेगा 4700 माइनस 1500 into 6 करोगे आएगा 600। अब 0.6 को 4700 से मल्टीप्लाई करो तो बच्चों जैसे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 2820, उसमें से 600 माइनस करो तो वैल्यू आएगी आई थिंक 2220। चेक करें बच्चों, हाँ एकदम सही है। अब ये मेथड करा दो बच्चों, अगर आंसर प्लस में है तो हमें क्या लिखना है? इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। अब बच्चों आपके दो फॉर्मूला याद रखना रहेगा, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट मेथड। C लेस देन व्हाट माइनस P। व्हाट समझ आएगा? C नो मीनिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन,
P નો meaning probability that variance is uncontrollable. 1 minus P એટલે probability controllable. એના પછી L એટલે net benefit. અને આખો બચ્ચો આની જ વસ્તુ ગોઠવી મૂકી દેવાનો. જો 1 minus P બ્રેકેટમાં L minus C minus PC. मैं भी कई बार फॉर्मूला बोल देता हूं बच्चों, पर एक बार प्रैक्टिस करते तो याद रह जाता है। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1। होमवर्क में आप करोगे खाली इलस्ट्रेशन 1 उदाहरण 1 જોવાનું છે। चलो चौक सफर को आगे बढ़ाते हैं। अब लेने जा रहे हैं हम लोग हाउ टू क्वेश्चन सम नंबर 2। रेडी? चलो अब बच्चों इसके अंदर जो वर्ड है वो सेम रहेगा, मैं खाली वैल्यू निकाल देता हूं नजर बोर्ड पे। फॉर्मूला वही रहेगा, खाली आपको बोर्ड पे नजर डालनी है बच्चों। चलो बच्चों अब लेने जा रहे हैं हम लोग सम नंबर 2 द एस्टेट लिमिटेड। रेडी? नजर बोर्ड पे। द एस्टेट लिमिटेड हैज एन एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस 2100 फॉर माइनस में वेरिएंस द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू डिसाइड वेदर और नॉट इन्वेस्टिगेट वेरिएंस। डिसाइड करना है कि इन्वेस्टिगेट करोगे कि नहीं। He believes that there might be a 0.3 probability that variance is controllable. Variance control में आने के chances 0.3 है। Variance controllable का meaning 1 minus p। Yes। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों the cost of investigation matter 900। Investigation का खर्चा बच्चों 900 रुपए है। Further 1200 would be incurred cost of corrective। Cost of corrective का खर्चा है बच्चों 900। Cost of corrective action। आगे एक नंबर what must be the minimum expected benefit from control action to justify the investigation of material usage variance। अब बच्चों इसको निकाल लेते हैं। यहाँ कुछ अलग आंसर मांगा है सेकंड, फिर सेकंड क्वेश्चन अलग है बच्चों। पहले में मांगा है व्हाट इज द मिनिमम बेनिफिट टू कंट्रोल द जस्टिफाइड एक्शन। यानी यहाँ मुझे लग रहा है बच्चों नेट बेनिफिट और टोटल बेनिफिट आंसर में मांगा है। फॉर्मूला बच्चों कुछ ना बोला हो तो ये फर्स्ट वाला यूज करोगे, कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट मेथड। सम नंबर अब लेने जा रहे हैं बच्चों 2 इलस्ट्रेशन 2 और पेज नंबर 24। चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट करो। द एस्टिमेटेड एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस 2100 द प्रोडक्शन मैनेजर हैज टू डिसाइड वेदर टू नॉट इन्वेस्टिगेट द वेरिएंस। ही बिलीव्स दैट देयर माइट बी अ 0.3 प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज कंट्रोल्ड। वेरिएंस इज कंट्रोल्ड यानी 1 minus p। अच्छा ये 0.3 है तो ऊपर कितना आएगा बच्चों 0.7। यस, एक में से 0.3 लेस करो 0.7 आ गया। इन्वेस्टिगेशन का खर्चा है बच्चों 900 रुपया। ये इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट लगती है 900 रुपए। आगे जाते हैं। इफ कॉस्ट 1200 कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन ये 1200 रुपए बच्चों। इन दिस कंडीशन आपको टोटल बेनिफिट फाइंड करना है। ये आंसर चाहिए और ये चाहिए। अब बच्चों इसको मैं कैसे सेटिंग करता हूं ध्यान से देखना बच्चों। c लेस देन 1 minus p ब्रैकेट में l। c की जगह पे 900 ग्रेटर लेस देन की जगह पे लेस देन 1 minus p की जगह पे 0.30 और l हमें ढूंढना है। अब बच्चों जब ये लेस देन होता है तो इसको ऐसे लिख सकते हो l इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 0.30 है वो 100 का है बच्चों। जैसे अब ये वैल्यू को डिवाइड करोगे आंसर आएगा l इक्वल टू 3000 यानी नेट बेनिफिट। बराबर ध्यान से देखना बच्चों, ये हो गया फर्स्ट आंसर। अभी नेट बेनिफिट है बच्चों उसको याद रखो ना, ध्यान से देखना। ये लिखा 3000। अब मुझे कोई बताएगा यहाँ बच्चों कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन 1200 है ना, यहाँ 1200 है, यहाँ 3000। यहाँ कौन सी वैल्यू हो तो यहाँ 1200 आएगा। तो 3000 में 1200 ऐड करो। जैसे 3000 में 1200 ऐड करोगे वैल्यू आएगी टोटल बेनिफिट 4200। अगर माइनस करके चेक करो तो एकदम से आंसर देखो बच्चों जवाबમાં લગભગ નથી આવતું। આવી જાય છે। अब सेकंड क्वेश्चन। चलो अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 2 के अंदर सेकंड आंसर। मैं क्वेश्चन रीडिंग करने जा रहा हूं नजर अंदर। इफ इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस एक्सपेक्टेड बेनिफिट इज 5700। अब आपको सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है एक्सपेक्टेड बेनिफिट, तो उसका मीनिंग क्या होगा टोटल बेनिफिट्स जिसकी वैल्यू है 5700 रुपए। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों व्हाट वुड बी द मिनिमम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज कंट्रोल। प्रोबेबिलिटी चाहिए जिसमें वेरिएंस कैसा हो कंट्रोल में। इसका मीनिंग क्या है 1 minus p। यानी बच्चों आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको l का मीनिंग होता है नेट
बेनिफिट्स, जो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, टोटल बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। टोटल बेनिफिट है बच्चों 5700 रुपए, कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन है वो वैल्यू 1200 सेम रहेगी, ये हमने माइनस कर दिया, अब ये हो गया 4500। अब बच्चों में फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं, C लेस देन 1 माइनस PL। C की जगह पे हम रखेंगे 900, 1 माइनस P हमें नया ढूंढना है, और L की वैल्यू बच्चों ये टोटल बेनिफिट बदला तो उसके कारण आंसर बदल गया 4500। तो अब 1 माइनस P इक्वल टू क्या करोगे, 900 डिवाइड बाय 4500, तो 1 माइनस P का आंसर आएगा बच्चों 0.20। अब चेक कर सकते हो, चेक करो तो मित्र। अब मैं जैसे चेक करूँ आंसर टेक्स्ट बुक का बच्चों एकदम सही है। अब अल्टरनेटिव या सेकंड मेथड से आपको चेकिंग करना हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। चलो सेकंड मेथड से चेक करना हो तो आप कर सकते हो, पर हम नहीं कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन पूरा हुआ, सेकंड क्वेश्चन पूरा हुआ। अब लेने जा रहे हैं बच्चों हम लोग सम नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन मेरे ख्याल से, पेज नंबर 25 नजर बोर्ड में 40 फिक्स वर्ड अगेन कंटिन्यू। चलो थोड़ा समझोगे तो भी मजा आएगा, घर पे जाके तुरंत लेक्चर में से जितना आपने स्टडी किया उतार दो, ठीक है। होमवर्क कोई नहीं है, होमवर्क में खाली सम 1 के बाजू में इलस्ट्रेशन 1, सम 2 के बाजू में इलस्ट्रेशन 2 और सम 3 के बाजू में इलस्ट्रेशन 3। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों आंसर में कोई गड़बड़ नहीं है ना, एकदम सही है। अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड के बाद थर्ड की जगह पे ले लेते हैं 4, जिससे थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चों। चेक कीजिए मित्र, सम नंबर 4, होमवर्क में आप करोगे 12 नंबर। ये क्वेश्चन आज ही लेने का रीजन है बच्चों, थर्ड छोड़ रहा हूं मैं, गुजरात 14 और गुजरात 18 मोस्ट टाइम पे 100% एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, ऐसा आप लोग कह सकते हो। चलो बच्चों रीडिंग स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 4, राजश्री कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम in its factory based on its past record. It appears that material cost variance is 6,000 a month on an average. If the cause of variance to be found out in correct table, the correction process will require 2 months. Oh, ये सेंटेंस को अंडरलाइन करो बच्चों। The correction is likely to have a favorable effect for a period of 2 months. The investigation of variance will cost 1,000. Correction of the cause of variance will cost 2,000. And the probability for finding the cause is 0.40. Would you recommend launching an investigation? Investigation करना चाहिए. Why? What is the minimum probability that find a correctable cause that would justify an investigation? सख्त पूछा है जो बड़ा क्वेश्चन, 100% पूछा है। चलो सबसे पहले बच्चों मेथड का नाम क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट ऑफ बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ बेनिफिट मेथड वही लेंगे बच्चों। यस, सबसे पहले मेथड लिखेंगे कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कंपैरिजन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड नेट बेनिफिट। आ हेडिंग याद रहे तो बच्चों तो चल से, पर इंपॉर्टेंट શું છે, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए फॉर्मूला डेंजर, C लेस देन 1 माइनस P L। चलो हियर C का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, P का मीनिंग है प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज अनकंट्रोल्ड। तो ऑटोमेटिक 1 माइनस P हो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज कंट्रोल्ड। और इससे उल्टा हमें पता है प्रोसेस कंट्रोल, और यहां प्रोसेस अनकंट्रोल्ड। अब ये जो वर्ड है बच्चों ना समझ आए कुछ भी तो मटेरियल कॉपी के अंदर मैंने सारे फॉर्मूला में क्लियर दिया और वहां से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो और एल का मीनिंग जोरदार बच्चों, नेट बेनिफिट्स इक्वल टू टोटल बेनिफिट्स माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। क्लियर? चलो बच्चों सेटिंग करें।
सबसे पहले वैल्यू डालते हैं रीडिंग करके। राजश्री कंपनी लिमिटेड ऑपरेट्स अ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इन अ फैक्ट्री बेस्ड ऑन अ पास्ट रिकॉर्ड 6000 rupees per month material variance generate होगा। If the causes of variance can be found and it is correctable, the correction process will require 2 months। यानी अगर ये करेक्शन प्रोसेस करोगे बच्चों तो 6000 रुपए एक महीने का था, ऐसा 2 महीने तो 12000 रुपए करेक्टिव प्रोसेस का टाइम होगा। आगे this correction is likely to have a favorable effect of a period of 2 months। और फेवरेबल इफेक्ट होगा, देखते हैं इसका क्या मीनिंग है। आगे the investigation of variance will cost 1000। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन कितना है 1000। आगे करेक्शन ऑफ द कॉज ऑफ वेरिएंस, कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन, कॉस्ट को करेक्ट करने का खर्चा है बच्चों 2000 रुपए, ये लिखा। आगे जाते हैं, उसके बाद है बच्चों प्रोबेबिलिटी टू फाइंडिंग द कॉज इज 0.40। अब ये 0.40 क्या है वो बच्चों आपको याद रखना है। कॉज ऑफ करेक्टिव प्रोबेबिलिटी फॉर फाइंडिंग द कॉज इज 0.40। 0.40 बच्चों वेरिएंस कंट्रोल का ऐसी धारणा करनी है, ये 0.40 याद रखिए। तो यहाँ क्या होगा 0.60। अब बच्चों ये टोटल बेनिफिट में कैसे लेता हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। એના માટે ફરી જો પહેલા પેરેગ્રાફની ચોથી લાઈન વાંચો। This correction is likely to have a favorable effect for period of 2 months। favorable નો मीनिंग થાય total benefit, वेरिएंस ની વેલ્યू ના 2 મહિના જેટલો બેનિફિટ મળશે। तो वेरिएंस मंथली कितना है बच्चों 6000 पर मंथ है, उसका 2 महीने का बेनिफिट मिलेगा, मल्टीप्लाई करो तो दिस इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट। એટલે અહીંયા બાળકો આ સમમાં ટોટલ બેનિફિટ ન થવા તો પણ એક વાક્ય યુઝ કર્યું જેના આધારે ટોટલ બેનિફિટ ફાઇન્ડ કરો। જવાબમાં भी आप જોઈ શકો છો। तो आप सेटिंग करें तो L का मीनिंग क्या होगा 12 में से 2 गया 10000। चलो फॉर्मूला में वैल्यू डालें, C की जगह पे 1000 लेस देन 1 माइनस P 0.40 એટલે 12 માંથી 2 જાય 10000। चलो अब बच्चों C के अंदर 1000 रखा लेस देन 1 माइनस P 0.40 और टोटल नेट बेनिफिट 10000। अब बच्चों इसको आप रखोगे तो 1000 लेस देन 10000 into 0.4 करोगे तो वैल्यू आएगी 4000। अब बच्चों इस सेंटेंस को स्टडी करोगे, क्या 1000 इन्वेस्टिगेशन का खर्चा 4000 से नीचे है? यस, ये सेंटेंस प्रूव हो जाता है। तो आंसर क्या रखोगे इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। अब उन्होंने बुलाया व्हाई, तो रीजन क्या है बच्चों हियर इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंडिचर इज लेस देन बेनिफिट, सो इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। ऐसा आपको लिखना हो तो लिख सकते हो। ये हो गया पहला क्वेश्चन। कुछ ना बताओ तो बच्चों फॉर्मूला यूज करो और वैल्यू डालो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आया 6000 रुपए आपका वेरिएंस है, उसमें 2 महीने का बेनिफिट बोला है मिलने वाला है, तो उसको मल्टीप्लाई करके 12000 ढूंढना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दैट वेरिएंस इज अनकंट्रोलेबल 0.60, ये 0.40 दिया था तो 1 में से माइनस करो तो ऑटोमेटिक 0.60 आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही पॉइंट था बच्चों, ठीक है। सेम डिक्टो टू डिक्टो कॉपी 12 नंबर करना है, सेम कॉपी बच्चों। अब आगे जाते हैं सेकंड आंसर में। व्हाट इज द मिनिमम प्रोबेबिलिटी? ये जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों वो इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन क्या मांगा है मिनिमम प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट अ करेक्टेबल कॉज। मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग आउट करेक्टेबल कॉज। मिनिमम प्रोबेबिलिटी का मीनिंग क्या लोगे बच्चों? तो यहाँ मिनिमम प्रोबेबिलिटी का मीनिंग आपको लेना है 1 माइनस पी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना समझ आए तो भी फिक्स कर लो मगर p नहीं 1 माइनस p शोधवानो। फॉर्मूला वही यूज करोगे c लेस देन 1 माइनस p l। अब इसमें c का वैल्यू बच्चों सेम रहेगा, a सम में चेंज लेवानी लेस देन 1 माइनस p 9 शोधवानो जगह छोड़ी दो, ठीक है। और l की वैल्यू नेट बेनिफिट है मेरे पास 10000, ये भी सेम रहेगा बच्चों। और मैथमेटिक्स में क्या होगा 1 माइनस p इक्वल टू 1000 अपॉन ही नीचे चला जाएगा 10000। तो यह 1 माइनस p कितना आएगा 0.10। आंसर चेक करें बच्चों। लास्ट में पूरा आंसर छाप के दिया बच्चों, देखो टेक्निक हमारी, बाकी आंसर पूरा लिख के दिया है। ये हो गया बच्चों मोस्ट आईएमपी सम नंबर 4। तो इसके बाद में आप टेक्स्ट बुक में से 12 कर सकते हो और आपके पास पीछे पेपर हुए तो गुजरात 14-18 भी आप कर सकते हो। इसके साथ बच्चों एक छोटा प्यारा सम है तो उसको भी हम लोग ले लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है बच्चों सम नंबर 3 नंबर पे बॉडी फिक्स पर कंटिन्यू। यानी पहले लेक्चर में आप देख सकते हो 1 से 4 क्वेश्चन, थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है बच्चों, पर आप लोग की एग्जाम में आप मेरा नेचर जानते हो बच्चों, कुछ भी रहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो तीसरा सम तो जनरली मैं होमवर्क में देता हूं, पर आज दुख ना हो इसलिए करवा देते हैं।
ये पहली मेथड बच्चों, और उसके बाद इसमें सेकंड मेथड भी ले लेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड ईवी। ठीक है, चलो रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। खाटू सम नंबर 3 जो मोस्टली आईसीडब्ल्यू में 93 में आया, जब आप लोग बहुत छोटे थे, उसके बाद आया नहीं है। एंड एडवर्स लेबर वेरिएंस इज 2000, लेबर वेरिएंस पर ही बच्चों 2000 है। इट इज रिपोर्टेड इन अ कंपनी द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर 500, सी इन्वेस्टिगेशन નો ખર્ચ આવ્યો, એસ્ટિમેટેડ સેવિંગ્સ 2000, ટોટલ સેવિંગ્સ આવ્યું, cost of corrective action if variance is controllable will be 600, the probability of variance being uncontrollable એટલે p, और उसके बाद बच्चों इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, चलो इसके अंदर मैं वैल्यू डालूं बच्चों, आप लोग को एकदम इजीली क्लियर हो जाएगा। चलो सी का मीनिंग है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सम नंबर 3 में मैंने देखा है इन्वेस्टिगेशन का खर्चा है आई थिंक 500 रुपए, यस। उसके बाद मुझे दिख रहा है एस्टिमेटेड सेविंग्स का मीनिंग टोटल सेविंग्स, हालांकि यहाँ 2000 रुपया आगे जाता है। कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन 600 रुपीस, ये लिखा 600 रुपया बच्चों, तो एल कितना होगा, 2000 में से 600 गया 1400 रुपया। उसके बाद वेरिएंस बीइंग अनकंट्रोलेबल यानी 0.40, तो कंट्रोलेबल यानी 1 में से 0.40 लेस करो तो यहाँ आएगा 0.60। चलो बच्चों फॉर्मूला में डालें। चलो सी की जगह पे 500 लेस देन 1 माइनस पी की सीधी वैल्यू डाल दो, 0.60 ब्रैकेट में एल यानी 1400, 500 लेस देन 8400 840, क्या 500 लेस देन 840 है बच्चों? मैं चेक कर लूं, हाँ सही है। अगर हो तो क्या लिखोगे, इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। अच्छा कोण बाळको एक बार फॉर्म्युला તમને યાદ રહી જાય તો આ ચેપ્ટરમાં કશું છે જ નહીં। જો લો ચોથો સમ રોમાં હવે બીજી મેથડ લખ્યું નથી, એ લોકોએ જો એ લોકોએ લખ્યું નથી, પણ મને બી આન્સરમાં દેખાય છે એ લોકોએ બીજી રીતે ગણ્યું છે, તો યાદ રહે તો આપણે આ બીજી રીત બી ફોર્મ્યુલામાં લઈ લઈશું। ચાલો एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड EV इक्वल टू 1 माइनस P L माइनस C और फिर PC, आई थिंक यही फॉर्मूला है, यस। अभी तो माइनस के साइन लेंगे, ठीक है। चलो अब EV इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू 1 माइनस P નો मीनिंग 0.60, L એટલે નેટ બેનિફિટ 1400, C એટલે ઇન્વેસ્ટિગેશન નો ખર્ચો 500 માઈનસ P ની વેલ્યુ ફરી 0.40 અને C એટલે ફરી 500, सेटिंग करो तो बच्चों 0.60 सेम, 1400 में से 500 गया 900, उसके बाद माइनस 500 गुणिया 0.40 200, 9 54 540 माइनस 200, तो EV बराबर 500 में से 200 गया 340 वैल्यू आना चाहिए। चेक करें बच्चों, हाँ आ जाता है। अगर यहाँ वैल्यू प्लस में है तो आंसर क्या लिखोगे, इन्वेस्टिगेशन शुड बी डन। क्लियर થયું બાળકો? એટલે આજના આપણા લેક્ચરનો ટાર્ગેટ હતો દો ફોર્મ્યુલા, એક્સપેક્ટેડ વેલ્યુ મેથડ અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફ નેટ બેનિફિટ મેથડ। આ બંનેમાં ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાનો। મેઇન ફોર્મ્યુલા તો આ છે C less than 1 minus PL। C નો મીનિંગ કોસ્ટ ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન, 1 minus P નો मीनिंग प्रोबेबिलिटी कंट्रोल, P नो मीनिंग अनकंट्रोल, और उसके बाद बच्चों L એટલે नेट बेनिफिट, टोटल बेनिफिट माइनस कॉस्ट ऑफ करेक्टिव एक्शन। याद रखते बच्चों, प्रेशर जो તમારો ઓળખો છો મારો નેચર બાળકો, તમારી એક્ઝામ જો પણ મારો જીવ તળીએ છે દિવાળી ખાડામાં ગઈ મારી, મારા માટે તમે અગત્યના છો બચ્ચો। એટલે જો અત્યારે મારું બધું કામ મૂકીને તમારા માટે ઓનલાઈન લેક્ચર તૈયાર કરવા બેસી ગઈ છું, બરાબર? બાકી ટાર્ગેટ પૂરો થઈ ગયો તો જે બી ડેટ આવી બચ્ચો કે ઓલ નો માય નેચર ટેન્શન ચડી ગયું, તમારો લોસ છે મારો લોસ છે। એટલે આપણે બાળકો ભલે એક્ઝામ જલ્દી આવે, વે ટ્રાઈંગ અવર બેસ્ટ, હું જેટલું થાય એટલું તમને પ્રોવાઈડ કરીશ। અને ઓનલાઈન નો બેનિફિટ રહેશે બચ્ચો, एग्जाम पहला में બધા મોબાઈલમાં સેવ છે લેક્ચર, तो यू कैन सी इट, ओके। याद रखते बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.